अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप सेकेंड ईयर की भी कुछ अपलोड करें, तो मैंने कोशिश की कि सेकेंड ईयर तो पूरी मैं नहीं दे सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा लेता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक जो कि पेपरों के हवाले से कंपलसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और पेपरों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश की उन टॉपिक्स के हवाले से डिस्कस करूँ आपको। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, किरचॉफ रूल्स के हवाले से। आज हम इस लेक्चर के अंदर उन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं किरचॉफ रूल्स की। जहाँ तक बात ओहम्स लॉ का था, ओहम्स लॉ ने एक एक्सप्रेशन हमें दी, V = IR। इसकी मदद से आप रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, इसकी मदद से आप करंट मालूम कर सकते हैं, इसकी मदद से आप पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन अक्रॉस अ रेजिस्टर मालूम कर सकते हैं। ये बात तो हमने समझ ली कि हाँ जी मालूम कर सकते हैं। ये ऐसी केस थी जबकि आपके जो सर्किट्स थे वो बेसिकली सिंपल थे, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे। जब बात कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की आ जाती है, जिन सर्किट्स में एक बैटरी ना हो बल्कि एक बैटरी से ज़्यादा सोर्सेस हो, EMF सोर्सेस 2 से ज़्यादा हो, 3 सोर्सेस हो, 4 सोर्सेस हो, 5 सोर्सेस हो, तो उस केसेस में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, रेजिस्टर्स की तादाद भी बढ़ जाएगी, सर्किट्स भी बढ़ेंगे। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने कुछ रूल्स बताए। उन रूल्स के तहत हम लोग सर्किट्स को समझेंगे और सर्किट में से करंट को समझेंगे, सर्किट के अंदर हम फिर वोल्टेज ड्रॉप्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली यहाँ पर एक बात ये लिखें, दिस रूल्स are helpful to study complex circuits। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है स्टूडेंट्स किरचॉफ रूल्स का, जो सबसे पहला रूल है, इसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ फर्स्ट रूल कहते हैं, या फिर इसको हम पॉइंट रूल कहते हैं, या फिर इसको हम जंक्शन रूल कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर एक वायर है इस तरह, अब ये वायर नीचे की तरफ बेंड हुई, इस पॉइंट पे गई। अब इस वायर के मजीद 3 हिस्से बना दो। ये वो पॉइंट है, यहां से करंट आया और 3 हिस्सों में स्टूडेंट्स क्या हो गया? 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक को हम कहते हैं I1, एक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? I2 कहते हैं। यहां भी एक पॉइंट है, यहां से जो करंट आया थोड़ा सा बेंड हुआ और नीचे की तरफ चला गया। क्या हम इस पॉइंट को जंक्शन कहेंगे स्टूडेंट्स? नहीं। तो हमेशा याद रखें, जंक्शन हमेशा उसको हम कहेंगे कि जहां पर 2 से ज्यादा लाइंस क्या हो रही हैं? मीट कर रही हैं। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। तो यहाँ पर वही बात स्टूडेंट्स बताया है किरचॉफ फर्स्ट रूल में। इसको इसलिए जंक्शन रूल भी कहा जाता है कि किसी पॉइंट पे 4 लाइंस, 5 लाइंस, 5 से ज्यादा लाइंस मीट कर रही हो, तो मीट करने के बाद करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी। तो इसको समझने के लिए इसने अपना फर्स्ट रूल दिया, और फर्स्ट रूल की जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखवाऊंगा। फर्स्ट रूल की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जो इसका जो कंसेप्ट था वो ये था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। अब ये क्या है आप लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझाऊंगा। और दूसरी जो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, आपको दूसरे लफ्जों में अगर समझना है बुक के लिहाज से तो ये है, द सम ऑफ ऑल द करंट्स टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका मतलब
किसी पॉइंट की टुवर्ड जो करंट होंगे वो इक्वल होंगे उससे अवे जितने करंट जा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने इसको रब कर देता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और इस डेफिनेशन को अपनी कॉपीज के अंदर लिख दें। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि किसी पॉइंट की तरफ करंट्स आ रहे हैं, कोई वायर्स हैं, ये इस पॉइंट की तरफ करंट I1 आ रहा है, इस पॉइंट की तरफ करंट I2 आ रहा है, इस पॉइंट की तरफ करंट I3 आ रहा है। इसका मतलब ये है ये करंट I1 आया और इस तरफ से चला गया, इसको हम कहते हैं I4। I3 यहां से आया और इस तरफ से चला गया, इसको हम I5 कहते हैं। और I2 यहां से आया, यहां से चला गया, इसको हम I6 कहते हैं। सीक्वेंस में इसको I4, I3 को बेसिकली 6 कहें, इसको आप 5 कहें। अब यहां पर गौर से देखना, इसका मतलब ये है कि टुवर्ड्स जितने करंट पास, टुवर्ड्स किसी पॉइंट के टुवर्ड्स जो करंट मूव करेंगे वही करंट अवे भी जाएंगे। इसका मतलब फर्स्ट रूल जो किरचॉफ का है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है कि भाई किसी भी वायर के अंदर, किसी भी वायर से जितना करंट गुजरता है वो मुख्तलिफ वायर्स में जब बढ़ जाएगा, मुख्तलिफ वायर में तकसीम हो जाएगा, तो वो जितना करंट 5 है अगर वो 3 वायर्स में तकसीम हुआ है तो सब वायर्स में इक्वल अमाउंट्स में भी जा सकता है, डिफरेंट अमाउंट में भी जा सकता है। अब उन सब का सम करो तो आपको कितना मिलना चाहिए स्टूडेंट्स? 5 मिलना चाहिए। इसका मतलब 5 करंट, 5 एम्पेयर का करंट ऑल ओवर आया, आपको रिजल्ट में 6 नहीं मिलेगा, रिजल्ट में 7 नहीं मिलेगा, बल्कि 5 आया है। वो मुख्तलिफ वायर से गुजरने के बाद किसी वायर से 2 गुजरा, किसी वायर से 3 गुजरा, किसी वायर से मुख्तलिफ वैल्यूज में गुजरा, मगर कितना गुजरा? जितना आया था। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मिसाल के तौर पर इस पॉइंट की तरफ मैं कहता हूं करंट आई आया 5, इसकी तरफ 6, तो टोटल कितना हुआ स्टूडेंट्स? 5 और 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 11। इसका मतलब जो जाएगा, मिसाल एक ही वायर है, आगे एक ही वायर है, तो इस वायर में बेसिकली इसको I1 कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं स्टूडेंट्स? I2 कहता हूं। तो इस वायर का करंट कितना होगा? तो साफ सी बात है कि I1 प्लस I2, जो जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? I1 प्लस I2। इसका मतलब I1 कितना है आप लोगों का? 5, और I2 कितना है स्टूडेंट? 6, और टोटल कितना मिला? 11 एम्पेयर का करंट वहां से चला गया। शर्त क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कोई सोर्स ना हो, कोई स्टोर ना हो, कोई सोर्स ना हो, कोई स्टोर ना हो। ऐसा ना हो कि इस पॉइंट पे चार्जेस को स्टोर करने का कोई चीज रखो, कोई कैपेसिटर को रखो, कोई बैटरी को रखो, तो जाहिर सी बात है करंट तो सेम नहीं होगा। यहाँ पर कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। बाकी फॉलो किरचॉफ फर्स्ट रूल इसी तरह ही करेगा कि जितने करंट किसी टुवर्ड पॉइंट जाते हैं उतने ही करंट्स अवे द पॉइंट सेम फेज में चले जाते हैं। अब इसको मैथमेटिकली समझने के लिए स्टूडेंट्स किरचॉफ ने क्या बताया? किरचॉफ ने एक रूल बताया, एक रूल ये बताया कि हमेशा स्टूडेंट जो टुवर्ड्स जो करंट जाते हैं उसको हम हमेशा क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट्स अवे चले जाते हैं स्टूडेंट्स उनको हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। और इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा। अब इसका मतलब ये है टुवर्ड्स करंट कितने हैं स्टूडेंट? टुवर्ड करंट I1 है जो इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। अवे कौन से जा रहे हैं? I6, I5 और I4। I2 टुवर्ड्स जा रहा है, I3 टुवर्ड्स जा रहा है। इसका मतलब जो टुवर्ड्स जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनको आप प्लस में लिखें। I1 टुवर्ड्स जा रहा है प्लस में, I2 भी टुवर्ड्स जा रहा है स्टूडेंट्स प्लस में, I3 भी टुवर्ड्स जा रहा है स्टूडेंट्स प्लस में। यहां तक बात सही है। और I6 अवे जा रहा है, इसका मतलब I6 जो करंट है वो अवे जा रहा है, इसलिए माइनस, बाहर में प्लस कर सकता हूं। डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई है उसके लिहाज से इसको डिफाइन करना है। प्लस किया, माइनस अंदर लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वो क्या आएगा ऑल ओवर स्टूडेंट्स? माइनस आएगा। और फिर से I5 भी अवे जा रहा है, इसको भी प्लस लिखा, फिर अंदर क्या लिखा? I5 के साथ माइनस लिखा। इसी तरह I4 भी अवे चला जा रहा है स्टूडेंट्स, I4 लिखा और अंदर क्या लिखा? माइनस। इन तमाम का सम क्या आएगा स्टूडेंट? 0। मैथ का रूल है, जाहिर बात है, 2 + 3x + 4
प्लस 5 इक्वल टू 0। हम जिस तरह करते हैं इन सब का सम क्या आता है स्टूडेंट 0। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट सारा खत्म हो गया 0 आ गया, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। मैथमेटिक्स के मुताबिक हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हुए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ भी उसी हिसाब से डिफिनीशन की है, द सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0। इट मींस प्लस का करने का मकसद ये था कि हम सम वाइज इसको डिफाइन कर सकें, माइनस तो अपनी जगह पर वहां पर है। अगर इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस माइनस I6 प्लस माइनस माइनस I5 प्लस माइनस माइनस I4, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, माइनस वाले सारे उधर शिफ्ट करो तो कितना होगा I6 प्लस I5 प्लस I4। अगर दूसरी डिफिनीशन अगर आप समझने की कोशिश करना चाहो तो वहां से ये क्लियर हो जाती है कि I1, I2 और I3 बेसिकली वो करंट्स हो जो टुवर्ड्स द पॉइंट आ रहे हैं, और I6, I5 और I4 स्टूडेंट्स वो करंट्स हैं जो अवे जा रहे हैं। फिर से I1, I2 और I3 वो करंट्स हो जो टुवर्ड्स जा रहे हैं, और I6, I5 और I4 वो करंट्स हैं जो अवे जा रहे हैं। इसका मतलब द सम ऑफ टुवर्ड्स करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ अवे गोइंग करंट्स। ये हो गया किरचॉफ फर्स्ट रूल, या फिर इसको हम पॉइंट रूल भी कहते हैं और जंक्शन रूल भी कहते हैं। और जंक्शन क्या होता है, जहां पर 2 से ज्यादा लाइंस एक दूसरे से मीट कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जंक्शन कहते हैं। इसी तरह किरचॉफ का सेकंड रूल समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में ज्यादा जगहों पे ये कंसेप्ट पूछे जाते हैं। किरचॉफ रूल्स के हवाले से आपको सवाल आता है, अमूमन लॉन्ग सवाल पेपर में पूछा जाता है। अभी हम किरचॉफ सेकंड रूल को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। किरचॉफ सेकंड रूल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, या फिर इसको हम स्टूडेंट्स वोल्टेज रूल भी कहते हैं। 3 नाम से, अमूमन ज्यादा नाम होंगे और भी होंगे, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नाम दिए गए होंगे, और जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि किरचॉफ सेकंड रूल को लूप रूल भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, वोल्टेज रूल भी कहा जाता है। अब इसके मुताबिक क्या कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसका कंसेप्ट ये है कि किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप्स होंगे उन सब का सम क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा। अब ये बात तो सबको परेशान करवाएगी कि किस तरह पता क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप किस तरह आया, ये वो। अब मैं सर्किट बनाऊंगा और वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा तो आपको ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो छोटी सी जो डेफिनेशन है वो लिखवाऊंगा, द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन a closed loop is 0। किसी भी क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो बेसिकली स्टूडेंट क्या होगा, 0। अब लूप क्या होता है, सबसे पहले लूप भी आपको आना चाहिए। लूप इज a circular path followed by करंट। लूप का मतलब ये है एक सर्कुलर पाथ जो कि करंट ने क्या किया है, फॉलो किया है। मिसाल के तौर पर A, B, C, D एक बॉक्स बना देता हूं, एक बॉक्स मैंने बना दिया, आपने यहां से मूव करना शुरू किया, वापस इस पॉइंट पे आए, तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, एक आपने लूप बनाया, कंप्लीट पाथ किया, वापस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में वापस उसी पॉइंट में आए जहां से आपने स्टार्ट लिया था। तो आपका क्या बना स्टूडेंट्स, एक लूप बना। अब यहाँ पर वही कंसेप्ट समझना है, लूप का तो हम कंसेप्ट समझ चुके। अब इसको मैं रब कर देता हूं ताकि मैं एक डायग्राम बनाऊं और किरचॉफ सेकंड रूल को आप लोगों को समझा सकूं। अब किरचॉफ सेकंड रूल बेसिकली स्टूडेंट्स एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाऊंगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बनाऊंगा कि जो बहुत ही बड़ा होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाऊंगा जो समझ में भी आए, क्लियर भी हो, और उसी की मदद से और उसी के सहारे से हम किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकें। तो बनाना शुरू करता हूं स्टूडेंट्स। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लिया,
जिसमें एक सोर्स है ईएमएफ का, जिस ईएमएफ को मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स, E1 कहता हूँ, या V1 भी वोल्टेज के लिहाज से भी आप समझ सकते हो। फिर इसको मैंने एक वायर के साथ अटैच किया इस तरफ, और इस रास्ते में स्टूडेंट्स मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहां भी आप लगा दो रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, और इन रेजिस्टेंस का नाम रखें स्टूडेंट्स। इस रेजिस्टेंस को आप R1 कहें, इस रेजिस्टेंस को आप R2 कहें। अब इस पॉइंट पे आप क्या करें स्टूडेंट्स, एक और आप रेजिस्टेंस लें, और इस रेजिस्टेंस को आप क्या नाम दें स्टूडेंट्स, R3 का नाम दें। इसी तरह आप इस लूप को मजीद बढ़ाएं, नीचे की तरफ, और यहां पर एक और ईएमएफ सोर्स लगा दें, ये हाई पोटेंशियल, ये और इधर भी क्या लगा दें स्टूडेंट्स, एक रेजिस्टेंस लगा दें, और इसका भी कुछ ना कुछ नाम रखते हैं R4। और इस यहां पर भी आपने एक बैटरी लगा दी, इसको EMF2 का नाम दें। अब देखें स्टूडेंट्स, अब इस सर्किट में आप पोटेंशियल ड्रॉप्स मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया जंक्शन के हवाले से। जंक्शन के हवाले से एक तो कंसेप्ट जंक्शन का होता है, एक तो कंसेप्ट लूप का होता है। जंक्शन भी मैंने समझा दिया, लूप भी मैंने समझा दिया, ब्रांच क्या होता है। अब ब्रांच देखें, अब आप मुझे खुद बताएं कि इस लूप के अंदर, इस पूरे सेटअप के अंदर टोटल जंक्शंस कितने हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे ये भी एक जंक्शन है, 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 ये भी एक जंक्शन है। टोटल जंक्शन है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ज्यादातर लोग कहेंगे 6 जंक्शन है, जबकि मैंने आपको जंक्शन की डेफिनेशन करवाते हुए बताया था, ऐसा जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर 2 से ज्यादा लाइंस एक दूसरे से क्या कर रही हैं, मीट कर रही हो, एक दूसरे से मीट कर रही हो 2 से ज्यादा। अब इस केस में देखिए, ये तो जंक्शन नहीं है, ये बेसिकली बेंडिंग है वायर के अंदर, ये भी बेंडिंग है। अगर आप इस पॉइंट की देखते हैं तो यहां पर देखें, एक यहां से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक दरमियान से चला गया। इस पॉइंट को हम जंक्शन मान सकते हैं। यहां पर देखिए, एक नीचे से आया, एक ऊपर से आया, किस तरफ से गया, ये भी पॉइंट जंक्शन। तो इसका मतलब इस सेटअप के अंदर टोटल जंक्शंस 2 हैं। टोटल जंक्शंस कितने हैं, 2 हैं। अब इन 2 जंक्शंस को जोड़ने के लिए कितने ब्रांचेस का हमने सहारा लिया है, तो आप बता दें ब्रांचेस कितनी है इसके अंदर। ब्रांच के बारे में तो मैंने बताया नहीं है। ब्रांचेस बेसिकली स्टूडेंट इस कंसेप्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, ये 2 जंक्शंस हैं। तो इन 2 जंक्शंस को जोड़ने के लिए एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और एक ब्रांच ये है। इसका मतलब टोटल ब्रांचेस 1 2 3। इसने भी इस जंक्शंस को जोड़ा है, इस ब्रांच ने भी इस जंक्शन को जोड़ा है एक लाइन के जरिए, इस नीचे वाली ब्रांच ने भी इस जंक्शन को जोड़ा है। इसका मतलब 2 जंक्शन से ब्रांचेस कितनी है स्टूडेंट्स, 3। अगर 3 जंक्शंस होंगे तो ब्रांचेस कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 4। अगर 4 जंक्शन है तो ब्रांचेस कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 5। अगर 5 जंक्शन है तो ब्रांचेस कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 6। अगर 6 जंक्शन है तो ब्रांचेस कितनी होंगी स्टूडेंट्स, 7। तो ये बात अपने जहन में डाल दो। ब्रांच इज बेसिकली अ लाइन, ब्रांच इज बेसिकली अ लाइन joining 2 junctions. Branch is basically a line joining 2 junctions, and here in this case there are basically 3 junctions which meets with, sorry, here in this case there are basically 3 branches which meets with 2 junctions. It means there are 2 junctions, the branches would be 3. If there are 4 junctions, the branches would be 5. If there are 6 junctions, the branches would be 7. एक इंक्रीज होता जाएगा स्टूडेंट्स। तो बढ़ते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखें, बैटरी EMF E1 से कुछ ना कुछ करंट बना होगा, कुछ ना कुछ करंट पैदा हुआ होगा, और इस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये हाई पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स, और हाई से हमेशा लो की तरफ करंट मूव करती है। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ, और यहां किस तरह की होगी, I1। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा।
अगर आप कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर लूप्स कितने हैं, लूप इज बेसिकली अ सर्कुलर पाथ, तो मुझे पता है सब ने जवाब देना है कि इसके अंदर लूप्स 2 लूप्स हैं। अगर सब कहेंगे कि 2 लूप्स हैं तो सबका जवाब गलत होने जा रहा है। क्यों? इसके अंदर 2 लूप्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर कितने लूप्स हैं स्टूडेंट्स? 3 लूप्स हैं। एक लूप ये ऊपर वाला, एक लूप ये नीचे वाला, और एक लूप पूरा का पूरा। इसका मतलब यहां से इस तरह। तो बेसिकली लूप्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 लूप्स हैं। 3 लूप्स हैं यहां अंदर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लूप्स 3 हैं, एक ऊपर वाला लूप, एक नीचे वाला लूप, और एक पूरा का पूरा लूप। हम कुछ लूप्स के लिए पोटेंशियल ड्रॉप्स मालूम करेंगे, बाकी वो आप इतना इजी होगा कि आप लोग खुद कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स का नाम रखते हैं। इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ। अब यहां पर देखें, अब ईएमएफ 1 वाली बैटरी से करंट आया इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आया, अब इधर आके उसे एक जंक्शन का सामना करना पड़ा। अब जंक्शन मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अब यहां पर समझने के लिए गौर से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर समझने वाली बात गौर से देखें। ईएमएफ E2 से भी कुछ ना कुछ करंट आया होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मिसाल के तौर पर ईएमएफ 1 वाली बैटरी से जो करंट आया स्टूडेंट्स, उसको हमने I1 कहा। ईएमएफ 2 से जो करंट आया उसको हमने क्या कहा स्टूडेंट्स? I2 कहा। वो कहां पर आएगा? इस डायरेक्शन में आया, इस तरफ आ रहा है। अब इस पॉइंट पे I1 भी आ चुका है, इस पॉइंट पे I2 भी आ चुका है। और अब बता दो स्टूडेंट्स कि मुझे इस डायरेक्शन में कितना करंट मिलेगा। अगर आपको इस डायरेक्शन में करंट को मालूम करना चाहते हो आप लोग, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किरचॉफ फर्स्ट रूल, which says that the algebraic sum of all the currents is 0, या फिर the sum of all the currents toward a point is equal to sum of all the currents away from the points। इसका मतलब ये सारे I1 और I2 towards point करंट आ रहे हैं, और जो जाएगा वो बेसिकली कितना होगा स्टूडेंट्स? I1 प्लस I2। इसका मतलब ये है कि जितने करंट टुवर्ड आ रहे हैं, अब ये सिंगल लाइन है, सिंगल वायर है, तो इसमें से 2 करंट्स गुजरेंगे, एक I1 और I2 दोनों मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर I1 2 एम्पेयर है, I2 3 एम्पेयर है, तो यहां से टोटल करंट कितना जाएगा स्टूडेंट्स? I1 प्लस I2। इसका मतलब 2 प्लस 3 एम्पेयर कितना हो जाएगा? 5 एम्पेयर। यहां से टोटल करंट उस तरफ जाएगा, और उस तरफ जैसे ही जाएगा उस तरफ जाके स्टूडेंट्स, इसका मतलब I1 प्लस I2 उस तरफ पहुंचा। जैसे ही वहां पहुंचा स्टूडेंट्स, अब देखें, अब टुवर्ड्स आ रहा है, अब अवे जाएंगे। और अवे जाने के लिए स्टूडेंट्स कितने पाथ्स हैं? 2 रास्ते हैं। तो 2 रास्तों में कौन कौन से जाएंगे? I1 अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए ऊपर के रास्ते में जाएगा, और I2 अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए नीचे के रास्ते में जाएगा। तो यहां तक बात उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लूप को डिस्कस करना चाहते हैं, फर्स्ट लूप को। फर्स्ट लूप जो है बेसिकली, जिसको मैं लिखता हूं लूप A B D C A, लूप A B D C A, A B D C A। इस लूप को अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे पोटेंशियल ड्रॉप्स मालूम करने होंगे। पोटेंशियल ड्रॉप्स इस लूप के अक्रॉस कितना हुआ वो मैं 1 बाय 1 क्या करूंगा स्टूडेंट्स? मालूम करूंगा। तो मालूम करने के 2 तरीके हैं, या आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो या आप क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप किसी तरह भी मूव कर सकते हो। कुछ कन्वेंशन से आप उनको अपने जहन में रखना होगा, उन कन्वेंशंस को, कि जब भी आप करंट की डायरेक्शन के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा स्टूडेंट्स उसको आपने पॉजिटिव में लेना होगा, और जब भी आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा स्टूडेंट्स आपको किस में लेना होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में लेना होगा। मिसाल के तौर पर मैं करंट की डायरेक्शन में इसी तरह साथ साथ आ रहा हूं, ये मैं हूं और मैं करंट की डायरेक्शन में साथ साथ आ रहा हूं। जैसे करंट यहां पहुंचा A से लेकर C तक, I1 करंट आया, क्या कोई ड्रॉप आएगा? नहीं। इसका मतलब A से लेकर C तक कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं है, तो करंट में ड्रॉप नहीं आता। करंट में ड्रॉप हमेशा वहां पर आता है जहां पर एलिमेंट हो, कोई रेजिस्टर हो, कोई पोटेंशियल, कोई एनर्जी लेने वाला कोई डिवाइस हो, तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आता है। जैसे इस पॉइंट पे आए, करंट क्या बन चुका स्टूडेंट? इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या बन चुकी है? I1 प्लस I2। और रेजिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? इस पॉइंट की रेजिस्टेंस है R3। इसका मतलब ड्रॉप कितना आएगा?
ड्रॉप कितना आएगा। अब इस फेज में I1 करंट मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये जो लाइन है C से लेकर D तक वो कॉमन है दोनों लूप्स के लिए, नीचे वाले के लिए भी ऊपर वाले के लिए भी। और यहाँ से टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है, कितने रेजिस्टेंस से ये करंट फ्लो कर रहा है R3 से। तो ओहम्स लॉ से हम जानते हैं, ओहम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट, बेसिकली V इज इक्वल टू IR। IR बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप है इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। सो आप IR को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब करंट I नहीं है बल्कि करंट क्या है स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2, और रेजिस्टर R की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। चूंकि आप ऑब्जर्वेशन जिस डायरेक्शन में करंट है, मिसाल के तौर पर आप इस तरह मूव कर रहे हैं, आपकी मर्जी है उस तरह मूव करें या इस तरफ मूव करें, आप किसी तरह भी मूव कर सकते हैं। आप इस तरह मूव करके इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप भी हो, तो हमेशा क्या लेंगे स्टूडेंट्स, आप प्लस लेंगे। जैसे जैसे आगे गए, इस पॉइंट डी पे गए और आपको आप नीचे की तरफ मूव नहीं करना है, वो नीचे की तरफ मूव तब करना होगा जब हम नीचे वाले लूप को डिस्कस करेंगे। अभी आपको ऊपर की तरफ मूव करना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, अब करंट I1 प्लस I2 जो कि बेसिकली CD के केस में था, अब क्या बन चुका, I1 बन चुका, और I1 बेसिकली R2 के अक्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। अब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इस ड्रॉप को मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, I1 जो कि ड्रॉप हुआ किसके अक्रॉस स्टूडेंट्स, R2 के अक्रॉस। ये मैंने लिख दिया। और जैसे पॉइंट बी पे आया, फिर से आगे एक रेजिस्टर है, अब आपकी डायरेक्शन और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन फिर से क्या है स्टूडेंट, सेम है। फिर से एक ड्रॉप आया, वो भी ड्रॉप क्या है स्टूडेंट्स, I1, और साथ में क्या लिखूंगा, R1। यहां तक तो बात सही है। अब आप बैटरी के कहां पर पहुंचे स्टूडेंट्स, नेगेटिव टर्मिनल में। बैटरी के कहां पर पहुंचे स्टूडेंट्स, नेगेटिव पोटेंशियल में। अब आपको मूव करना है नेगेटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, इसका मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को आप जब भी करोगे तो आपको ईएमएफ को किस में लेना होगा स्टूडेंट्स, माइनस में लेना, और इन सब का सम क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब माइनस क्यों लिया, जाहिर बात है मैथ के अंदर जब हम किसी हाई चीज को, मिसाल हाई चीज को लो से माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, प्लस में आंसर मिलता है। जब हम किसी लो चीज को हाई से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें किस में आंसर मिलेगा, माइनस में आंसर मिलेगा। यहां भी कुछ ऐसी है, लो पोटेंशियल की वैल्यू कम है, हाई पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। आप मूव लो से हाई की तरफ कर रहे हो, तो कन्वीनियंस ये होगा कि आपका आंसर किस में मिलेगा स्टूडेंट, माइनस में मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, प्लस का I1 प्लस का I2 R3 प्लस I1 R2 प्लस I1 R1 इक्वल टू E1। ये केस बन जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ सप्लाइड बाय द बैटरी। जितनी बैटरी ने ईएमएफ E1 की सूरत में सप्लाई की थी, वो मुख्तलिफ फेसिस पे, मुख्तलिफ स्टेजेस में जाके कोई I1 R1 की फॉर्म में ड्रॉप हुआ, कोई I1 R2 की फॉर्म में ड्रॉप हुआ, कोई I1 प्लस I2 R3 की फॉर्म में ड्रॉप हुआ। और वो ड्रॉप कितना हुआ, जब आपको वैल्यूज पता होंगी तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि अगर आप हम करंट की डायरेक्शन, रेजिस्टेंसेस की डायरेक्शन जिस तरफ थी, करंट की डायरेक्शन जिस तरफ थी, हम उस तरफ मूव हुए तो ये सारे आंसर हमें प्लस में मिले। क्या आप अपोजिट टू करंट जा सकते थे? यस, जा सकते थे। इसका मतलब आप इस तरफ से मूव करें। जब आप इस तरफ से मूव करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, अब करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन चेंज है तो सब वैल्यूज किस में आएंगी स्टूडेंट्स, माइनस में आएंगी। ये भी माइनस में आएगी और ईएमएफ क्या बनेगी, इस केस में, प्रीवियस केस में ईएमएफ माइनस से हाई में जा रहे थे तो ईएमएफ माइनस E1 था। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप जब इस तरह ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप किस पर पहुंचेंगे, बैटरी के हाई पोटेंशियल पर पहुंचेंगे, और हाई से लो करेंगे तो यही बात होगी, 20 माइनस 10 हमेशा आपको प्लस में मिलेगा। इसीलिए ईएमएफ आप क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस E1 करेंगे इक्वल टू 0। और जब आप इस सब से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, I1 प्लस I2 साथ में R3, माइनस कॉमन किया अंदर प्लस हो जाएगा I1 R2, माइनस कॉमन किया अंदर प्लस हो जाएगा ये, और आप इस प्लस E1 को वहां शिफ्ट कर दें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस, और माइनस क्या होगा स्टूडेंट, कैंसर। फिर से आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, फिर से आपको वही आंसर मिला, किस फॉर्म में, I1 प्लस I2 साथ में क्या बना, R3 प्लस I1 R2 प्लस I1 R1 इक्वल टू E1। क्लॉकवाइज
केस में भी और एंटी क्लॉकवाइज केस में रिजल्ट दोनों क्या आ गए स्टूडेंट, सेम आ गए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करें चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, करंट के साथ मूव करें करंट के अपोजिट मूव करें, रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, सेम आएगा। तो इसी तरह अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप आए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स फाइनल लूप को एक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितने भी लूप्स आपको दे दे, जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स दे दे, आपने कंसेप्ट सीख लिया, अब आप लोग आराम से उसी कंसेप्ट के तहत कर सकते हैं। अब लूप हम डिस्कस करेंगे, लूप EFDC को, EFDCE को, लूप EFDCE को कंप्लीट करना है यहां से। अब आप मिसाल के तौर पर इस केस में मैं करंट के अपोजिट चला जाता हूं, मैं किस तरफ चला जाता हूं स्टूडेंट्स, मैं इस तरफ चला जाता हूं, यहां से रीडिंग लेना शुरू करता हूं, इस तरफ करंट इस तरफ आ रहा है और मैं इस तरफ जा रहा हूं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप मूव करना शुरू करें। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस मिला क्या स्टूडेंट्स, R4, रेजिस्टर R4 मिला, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा स्टूडेंट्स, I2 है। अब करंट किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स, I2 की। I2 इस रास्ते से आई और इस रास्ते से आते इसमें दाखिल हुई, और आप किस तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इस तरफ जा रहे हैं, करंट I2 इस तरफ आ रही है। अब आपको पता है आप इस तरफ जा रहे हैं, करंट I2 इस तरफ आ रही है, तो अब आप किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और फिर F पॉइंट पे पहुंचे, F पॉइंट से D पॉइंट तक कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए यहां पर कोई ड्रॉप नहीं आएगा। फिर आप स्टूडेंट्स I1 I2 इस रास्ते में आए, अब आप किस रास्ते में आए स्टूडेंट्स, इस रास्ते में आए, और करंट की डायरेक्शन, करंट बेसिकली इस रास्ते में कितना है स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2, और वो किस डायरेक्शन में है, आगे की तरफ, और आप किस तरफ, पीछे, इससे इसके अपोजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस केस में भी आप क्या लेंगे, माइनस, और करंट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2, और रेजिस्टर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, R3। फिर आए, फिर C से लेकर E तक, C से लेकर E तक देखें कोई एलिमेंट नहीं है, ड्रॉप नहीं आएगा। फिर I2 करंट इस तरफ आए और बैटरी के कहां पर पहुंचे स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल पर पहुंचे, और आप हाई पोटेंशियल से किस तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट, लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होगा, प्लस होगा। और जब आप इन तमाम केसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको फिर से रिजल्ट क्या मिलता है, ऑल ओवर सेम। प्लस E2 वहां जाएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस E2, माइनस सब केसेस से आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन लेंगे, तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू माइनस E2। ये और ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, कैंसिल हो गए, क्या मिला आपको, I2 R4 प्लस I1 प्लस I2, और साथ में क्या है स्टूडेंट्स, R3, और इन तमाम का नेट इफेक्ट कितना मिला स्टूडेंट्स, E2 के बराबर। इसका मतलब ईएमएफ ऑफ बैटरी E2 किस फॉर्म में चली गई, कितने हिस्सों में चली गई, एक I2 R4 ड्रॉप में चली गई, और एक I1 प्लस I2 R3, जिसमें से I1 बेसिकली करंट E1 का था और I2 बेसिकली R3 का था, इसमें से कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ। तो ये तमाम केसेस थे किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के हवाले से। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अगर आप लोगों ने सही तरीके से कंसंट्रेट किया है तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कोई एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।